हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये मेंस और पीटी दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मेंस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ पीटी में तो पूछे ही जाते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस, चाहे वो दरोगा हो या फिर बीपीएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्यों ये जो पॉलिसी जो लाई गई, ये क्यों लाई गई, किस तरीके से, आखिर क्या कारण था कि ब्रिटिश को इन सारे पॉलिसीज़ को लाना पड़ा। तो पहला तो हम देखते हैं जो इसका बैकग्राउंड जो होता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। जो 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ और शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे उनके साथ हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के ये जो दीवानी राइट्स थे वो मिल गए थे उनको। अब दीवानी राइट्स कहने का क्या मतलब है? तो दो तरह के राइट्स होते हैं, एक होते हैं फौजदारी राइट्स और एक होते हैं दीवानी राइट्स। फौजदारी का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था, यानी कि प्रशासन का व्यवस्था, और दीवानी राइट्स का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। तो जब ये दीवानी राइट्स मिल गया, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, तो उनका एक ही एम था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सके ताकि कंपनी को खूब सारा फ़ायदा पहुंचा सके। वो उनका एक ही उद्देश्य था। उनको कृषकों की कोई चिंता नहीं थी, यहाँ पे लोकल ग्राउंड लेवल पे क्या हो रही थी उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करके और कंपनी को प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना है। अब इस क्रम में क्या होता है कि काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बहुत सारे, ताकि लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन है उसको बढ़ाया जा सके कंपनी के हक में। लेकिन उसका बहुत सारा जो है वो परिणाम अच्छा नहीं होता है। कभी 5 वर्षीय, कभी 2 वर्षीय, कभी 3 वर्षीय, इस तरीके से समझौते किए जाते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इस क्रम में क्या होता है, घटना होती है 1769-70 के दौरान बंगाल में, जिसमें सूखा आता है। बंगाल का ये फेमिन जो था, ये जो सूखा जो था, अकाल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इससे भारी जान माल की क्षति हुई थी। लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो था वो बंगाल का इससे समाप्त हो गया था। तो इससे इसका जो इफ़ेक्ट था उसको हम समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश की जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जो नीति थी उसको यहाँ पे झटका लगा, क्योंकि इस हादसे के बाद किसान उबर नहीं पाए थे, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा समाप्त हो गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है इसी कड़ी में कि 1772 में क्या होता है, एक वारन हेस्टिंग जो कि काफ़ी फेमस गवर्नर जनरल थे, वो आते हैं और वो क्या करते हैं, वो नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करते हैं ताकि कंपनी के रेवेन्यू को फिर से बढ़ाया जा सके। तो वो नई नई सिस्टम्स को ईजाद करते हैं। ये 2 वर्षीय भी सेटलमेंट होता है, 3 वर्षीय सेटलमेंट होता है, 5 वर्षीय सेटलमेंट होता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके का सेटलमेंट किया जाता है जमींदार के साथ, ताकि वो लैंड रेवेन्यू जो है वो वसूल के दे सके। इस व्यवस्था को इजारदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, तिजारदारी व्यवस्था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन इसका जो नेट आउटकम अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं था। इसका नेट आउटकम क्या हुआ कि कृषि को एक तरीके से ये बर्बाद कर दिया। जो इस तरीके की जो व्यवस्था एक जो की गई उससे कृषि पर जो था वो बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। कृषि एक तरीके से छत विछत हो गई और जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा घट गया। अब जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन अगर मिनिमाइज हो जाएगा, प्रोडक्शन अगर घट जाएगा, तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कुछ भी करके नहीं बढ़ाया जा सकता है। रेवेन्यू कलेक्शन तभी हो पाएगा जबकि प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज तो किसान दे नहीं पाएंगे। तो कंपनी भी इस चीज़ को समझ रही थी। अब इसी कड़ी में क्या होता है कि 1984 में, ये क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस है किस तरीके से लैंड रेवेन्यू का जो पॉलिसी है वो आया। डायरेक्ट वहाँ पे जंप करके नहीं जाना है, पहले समझना है बैकग्राउंड कि कैसे ये नीतियाँ आगे बढ़ी थी, ताकि आपको आंसर राइटिंग में इसमें मदद मिले। अब क्या होता है, 1984 में लॉर्ड कर्नवालिस को भेजा जाता है यहाँ, जो कि एक गवर्नर जनरल थे। उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको किसी भी तरीके जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको स्ट्रीमलाइन करना है, उसको परमानेंट करना है और
जो भी वहाँ जो कुव्यवस्था फैली हुई है लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन में, जिससे कि कंपनी को घाटा सहना पड़ रहा है, उस चीज़ को ठीक करना है। अब जब किसी को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा जाएगा तो वो पूरी जी जान से लग गए यहाँ आकर के। यहाँ आने के बाद वो क्या देखते हैं कि ये जो सिस्टम अभी चल रहा है ना, ये एग्रीकल्चर को बर्बाद कर रहा है, कृषि को बर्बाद कर रहा है, और चूंकि कृषि को बर्बाद कर रहा है तो रेवेन्यू कलेक्शन में सबसे बड़ा बाधा यही उत्पन्न हो रहा है, और ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं कर पा रहा है। तो ना तो लोकल लोगों के लिए अच्छा हो रहा है, ना तो कंपनी के लिए अच्छा हो रहा है। तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल से जो ये चीज़ें शुरू हुई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इस चीज़ को समझ गए थे। अब क्या होता है, एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि सिल्क और कॉटन। कॉटन बहुत बड़ा, चूंकि बंगाल के क्षेत्र में अगर व्यापार करना है तो कॉटन का क्षेत्र काफ़ी, कॉटन एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन होता है जो कपास का जो व्यापार होता है वो। और तो सिल्क और कॉटन ये दो जो मेजर एक्सपोर्ट थे कंपनी के, और ये एग्रो बेस्ड थे, क्योंकि सिल्क भी जो है वो खेती से ही आती है और कॉटन या कि कपास उसकी भी खेती ही होती है। और जब खेती की व्यवस्था जो थी वही चौपट हो जाएगी तो इस दोनों के प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा, और इस दोनों के प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो कंपनी की जो एक्सपोर्ट थी, उसका जो ट्रेड था अपना, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी चिंता की बात थी। अब आगे देखते हैं। तो जब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी तो इसी दौरान क्या किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, ये डेट पूछा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त इसको हिंदी में कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, 1793 में किया गया। ये तीनों अंडरलाइन पॉइंट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले, तो बंगाल के क्षेत्र में। और चूंकि जब हम उस वक्त बंगाल कहते हैं तो बंगाल में इंक्लूडेड एरिया था बिहार और उड़ीसा भी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में इस अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि कंपनी ने समझौता किया किसके साथ, जमींदार के साथ। जो जमींदार हुआ करते थे उनके साथ कंपनी ने समझौता किया। एक लॉन्ग टर्म समझौता था, कोई ऐसा नहीं था कि ये 2 वर्षीय है, 3 वर्षीय है, 5 वर्षीय, ऐसा कुछ नहीं था। एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था जमींदार के साथ, जिसके तहत जमींदार क्या थे कि वो बाध्य हो गए थे उस पूरे क्षेत्र का जो भी लैंड था ना, उसका भूस्वामी बना दिया गया किसको, जमींदार को। जमींदार ही उस पूरे जमीन के मालिक होते थे और वो ही टैक्स वसूला करते थे। उस क्षेत्र से जो भी लैंड रेवेन्यू वसूला करते थे वही वसूला करते थे और वो कंपनी को देते। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जमींदार जो थे वो एजेंट के रूप में वर्क करने लगे। किसके बीच में, तो जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे उनके, और जो कंपनी थी, उन दोनों के बीच में एजेंट का काम, बिचौलिए का काम कौन करने लगे, तो जमींदार करने लगे। अब किस रेशियो में ये चीज़ें होती थी, किस तरीके से लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन होता था वो देखते हैं। जैसे कि जो भी लैंड का रेवेन्यू कलेक्शन होता था जितना भी, उसका 10/11 हिस्सा, यानी कि 10/11 पार्ट जो था वो कंपनी को चला जाता था, और 1/11 हिस्सा जो था वो जमींदार अपना मेहनताना रखते थे। तो ये चूंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कितना इसके तहत जो शेयर था लैंड रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट के तहत वो कंपनी को जाता था। तो 10/11 हिस्सा जो है वो कंपनी को जाता था और 1/11 हिस्सा जमींदार खुद रखते थे। इसमें किसानों का कंपनी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, जो भी होता था वो जमींदार के थ्रू होता था। अच्छा, जमींदार की और क्या क्या जिम्मेदारियां थी कि उनको जो कल्टीवेशन एरिया था, कि यानी कि जो लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कि जो कृषि जो होती थी जिन भूमि पर, वैसे भूमि के क्षेत्रों को बढ़ाना था। अब कैसे बढ़ता, तो उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में खेती हो सके, और ज़्यादा क्षेत्रों में खेती होगी तो रेवेन्यू का कलेक्शन जो है वो भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें की जाती थी। तो उनको कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाना था, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसको भी इम्प्रूव करना था। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, यील्ड पर हेक्टेयर, यानी कि एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड है, इसमें लास्ट ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ था और इस ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो इसी प्रोडक्शन को जो बढ़ाया जाता है किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड में, उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर एक लाइन में समझे तो यील्ड पर हेक्टेयर को हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और एरिया अंडर कल्टीवेशन, इन दोनों चीज़ों को बढ़ाना भी जमींदारों की जिम्मेदारी थी। लेकिन वो इन चीज़ों को कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर ये टैक्स वसूलने का इतना ज़्यादा लोड था, इतना ज़्यादा लोड था कि वो इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। अब आगे देखते हैं।
तो ये चीज़ हम समझ गए कि कैसे कैसे टैक्स कलेक्शन होता है, किसके तहत कलेक्शन होता है, किन क्षेत्रों में ये सेटलमेंट लागू किया गया था। अब ये सेटलमेंट जो लागू किया गया, इसका असर क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला तो ये क्या किया कि एक न्यू वेल्दी क्लास या प्रिविलेज्ड क्लास जिसको कहते हैं, उसको तैयार कर दिया, जिसको कि हम लोग जमींदार कहते हैं। इसके पहले जो लोग, जो कृषक होते थे, भले उनके पास कम जमीन हो, लेकिन बहुत सारे कृषक होते थे, बहुत सारे पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, वो अपने अपने ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। लेकिन इस व्यवस्था के बाद क्या हुआ कि जमींदार का उदय हुआ। जमींदार जो एक नया जो प्रिविलेज्ड क्लास था वो बन गया, वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों के ज़मीन के वो मालिक हो गए। और चूंकि ये जो व्यवस्था शुरू हुई थी वो अंग्रेजों की देन थी। अगर वो इस पॉलिसी को नहीं लाए तो ये क्लास जो था उसका इमरजेंस नहीं होता। तो ये जो अपना एग्जिस्टेंस था वो सब ब्रिटिश को समर्पित करते थे और उनके प्रति काफ़ी वफादार हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा ये जो ब्रिटिश क्लास, ये जो जमींदार क्लास थी, वो ब्रिटिश के प्रति यानी कि अंग्रेजों के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल थी, वफादारी दिखाती थी। और अपना जो एग्जिस्टेंस था, अपना जो इमरजेंस था, वो उनका कारण वो ब्रिटिश को ही मानती थी, क्योंकि उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो था, पहले तो वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू किया गया, लेकिन उसके बाद उसको धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में भी बढ़ाया गया। जैसे कि बनारस, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें भी बढ़ाया गया। नॉर्थ मद्रास, मद्रास का जो अपर रीजन था, यानी कि नॉर्दर्न जो एरिया था मद्रास का, तमिलनाडु जिसको कहते हैं, उसको भी बढ़ाया गया, वहां तक ले जाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परमानेंट सेटलमेंट को लागू नहीं किया गया था। तो इसलिए ये सारे पॉइंट, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, बनारस हो, नॉर्थ मद्रास हो, इसको याद रखना है। अब क्या हुआ, कंपनी जो था वो अपना डायरेक्ट कांटेक्ट फार्मर्स के साथ खो दी। चूंकि वो सब कुछ जो जितना भी काम हो रहा था, चाहे वो लैंड रेवेन्यू का या फिर खेती के क्षेत्र में कुछ जो अदर वर्क जो थे, वो सारे काम जमींदार के थ्रू हो रहे थे। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट था नहीं। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट जो था उसको भी खत्म कर दिया अंग्रेजों के बीच और किसानों के बीच। और ये सिर्फ और सिर्फ जमींदार की मर्जी पे ही रह गया, जो इनके साथ शोषण भी किया करते थे। तो ये भी एक इफेक्ट था। तीसरा क्या है इफेक्ट, कि जो रेवेन्यू फिक्सेशन हुआ करता था कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, भू राजस्व जो वसूला जाएगा, वो कितना परसेंट या कितना हिस्सा वसूल किया जाएगा प्रोडक्शन का, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। वो अंग्रेजों के विल पर था। वो अपने विल पे, अपने इच्छा पे, या फिर कुछ एक जो बड़ा समृद्ध क्षेत्र होता था उसमें कुछ वो सर्वे करवा लेते थे और उसके हिसाब से इन जनरल पूरे क्षेत्र में लागू कर दिया करते थे, जो कि बाकी जो कम प्रोडक्शन वाले एरियाज जो थे उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। और साथ यही नहीं कि सिर्फ अपने मर्जी से उसको लागू करते थे, अपने मर्जी से उसको वो कभी भी बढ़ा सकते थे। कि अगर आज 25% ले रहे हैं तो कल से वो 30% लेने लगेंगे, 40% लेने लगेंगे। तो ये सभी जो होता था ये उनके अपने विल पे डिपेंड करता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लैंड रेवेन्यू का जो बर्डन था, जो बोझ था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया किसानों के ऊपर, और वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कृषि के क्षेत्र में भी कोई उन्नति नहीं हो रही थी, और चूंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था, वो भी इस चीज़ को देने में अपने आप को असमर्थ घोषित कर दिए। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये व्यवस्था एक तरीके से चरमरा गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक वो अपने आप को इस चीज़ के अनुरूप नहीं ढाल पाए। अब क्या हुआ कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज जो बिटवीन जमींदार्स एंड पीजेंट्स, यानी कि अगर किसी एक क्षेत्र में कोई जमींदार होते थे और बाकी कृषक होते थे, तो उनके बीच एक भावनात्मक भी संबंध होता था, एक इमोशनल रिलेशन होता था। किसी भी ज़रूरत के समय जो किसान होते थे वो जमींदार के पास जाते थे मदद के लिए। अगर उनका फसल खराब हो गया उस वक्त वो उनको ऋण देते थे। अगर किसी वक्त ऐसा होता था कि इस वर्ष बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो जो रेवेन्यू होता था, जो भू राजस्व होता था, उसको माफ भी कर देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, चूंकि ये जमींदार जो थे ये खुद ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे थे, उनको पैसा वहां देना ही था। तो ये क्या हुआ कि ये इन दोनों के बीच में, जमींदार और पीजेंट्स के बीच की जो रिश्ता था वो प्रोफेशनल हो गया, पहले की तरह वो पर्सनल नहीं रहा। और इस चीज़ से क्या हुआ कि जो पेमेंट का जो प्रेशर था वो इस चीज़ को धीरे धीरे खराब कर दिया। और जब वो अपना इस चीज़ को, जैसे कि जमींदार जो थे
वो अगर उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को उस क्षेत्र से वसूल करके कंपनी को नहीं देते थे, तो कंपनी क्या करती थी कि उनकी जमींदारी को ही बेच देती थी। उनका जो जमींदारी जो था उसको ही समाप्त कर देती थी और उनसे छीन लेती थी, नीलाम कर देती थी, ताकि वो दूसरे लोगों को मिल सके। तो जो जमींदार थे, चूंकि उनका अपना ही जो बिजनेस था वही समाप्त हो जाता, इसलिए वो भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए। अब अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट क्या था कि इन केस अगर ऑक्शन हो जाता था, नीलामी हो जाती थी वैसे लोगों की जो रेवेन्यू नहीं वसूल के दे पाते थे, तो उनकी जगह पे जो नए लोग आते थे, जो नए जमींदार आते थे, तो जिनके पास पैसा रहेगा वही इस चीज़ को खरीदते थे। तो वो क्या कौन होते थे, जो कि शहरी जो व्यापारी होते थे, जो अर्बन मर्चेंट्स होते थे, या फिर जो सूदखोर होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, वैसे लोग इस चीज़ को खरीद लेते थे। और उनका इनसे कोई भी पर्सनल कोई इंटेंशन नहीं था, पर्सनल कोई भी इनके साथ कोई रिलेशन नहीं था, कोई सिंपैथी नहीं थी उनको आम लोगों के बीच, जो कृषक होते थे उनके बीच। वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल होकर के लैंड रेवेन्यू वसूलते थे, और इनकेस अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनके साथ अनह्यूमन बिहेवियर भी अपनाते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उनकी चीज़ों को जब्त कर लेते थे। इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया किसी ने, वो पीजेंट्स ने, जो किसान थे वो सबसे ज़्यादा सफ़र किए। और सफ़र करते करते अंत में क्या हुआ कि बहुत सारे जो विद्रोह, जो कृषक विद्रोह जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो भी इसी क्षेत्रों में हुआ, और इसी सब चीज़ों की वजह से उनका जन्म हुआ। अब आगे देखते हैं। बंगाल, जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा, बेगार नहीं, बंगाल है, बंगाल उस वक्त सबसे बड़ा एरिया था, सबसे समृद्ध क्षेत्र था, उसी पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव भी पड़ा। एक वक्त में उसको ग्रेनरी ऑफ ईस्ट, जो पूरब का जो अन्नदाता कहा जाता था, या अन्न का भंडार कहा जाता था पूरब का, बंगाल को, वो एक तरीके से बैरन बन गया, बंजर बन गया, सूखा बन गया। वहाँ चूंकि इतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू का जो प्रेशर था उसको वो झेल नहीं पाया वहाँ के किसान, और इस तरीके से जो प्रोडक्शन जो था वो धीरे धीरे कम होते चला गया। तो इसलिए इसको ग्रेनरी ऑफ ईस्ट से बंजर यानी कि बैरन बन गया। तो ये सब कुछ इफेक्ट था जो परमानेंट सेटलमेंट के आने के बाद हुआ। अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो सिस्टम है उसको देखते हैं, नेक्स्ट पॉलिसी जो है उसको देखते हैं। एक जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वो ये है कि परमानेंट सेटलमेंट जो था उसके तहत ब्रिटिश इंडिया, जो कि उस वक्त का ब्रिटिश जो साम्राज्य था, उसका 19% एरिया, 19% एरिया जो था ब्रिटिश इंडिया का, वो परमानेंट सेटलमेंट के तहत इफेक्टिव था। और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रैयतवाड़ी सेटलमेंट, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसमें क्या हुआ, इस व्यवस्था के जो जनक थे, जिनको इस व्यवस्था का जनक माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। यानी कि टॉमस मुनरो ने, जो कैप्टन रीड नाम के एक लोकल पदाधिकारी थे, उनके साथ मिलकर के इस चीज़ को अपनाया था, या इस चीज़ को लागू किया गया था। ये पीटी में काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टॉमस मुनरो का, कैप्टन रीड, दोनों का नाम पूछा गया है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था किस तरीके से शुरू हुई, इस चीज़ को देखते हैं, इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल थे भारत में, 1798 में जब वहाँ आए, उनका कार्यकाल 1798 से शुरू होता है, तो 1798 में जब वो यहाँ आए, तो इस जो क्षेत्र था, जो पुराना वाली व्यवस्था जो थी, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी, उसको उन्होंने मंजूरी दी और उसको ही आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ा के क्या हुआ, चूंकि पहले से वो बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था और मद्रास में भी जो नॉर्दर्न पार्ट था उसमें लागू था, इसको ये क्या किए कि मद्रास के पूरे क्षेत्र में लागू कर दिए। लेकिन इसमें उनको कुछ कठिनाइयां आई, प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम क्या आई कि जो जमींदार क्लास जो था, जिस तरीके से बंगाल में पहले से ही जमींदार क्लास काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी एक पुराना ये जो वहाँ प्रथा रहा है जमींदारी का बंगाल के क्षेत्रों में, तो वहाँ तो अवेलेबल था, लेकिन मद्रास के क्षेत्र में उस तरीके के जो प्रोमिनेंट जो जमींदार थे वो नहीं मिल पाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कंपनी को ये चीज़ वहाँ लागू करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई। दूसरा क्या था कि जो पॉलिसी चूंकि बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, इसमें बहुत सारे लूप होल्स निकल आए थे, तो ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं रही। चूंकि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही तो क्या हुआ, और प्रॉब्लम भी हो रही थी वहाँ लागू करने में, तो इस चीज़ को लेकर के क्या होता है
कि नई व्यवस्था के बारे में सोचा जाता है, और वही नई व्यवस्था रैयतवाड़ी सेटलमेंट के रूप में जानी जाती है। अब क्या होता है कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो था ये लाया गया, और इसको लाने के पीछे का कारण क्या था कि मोर प्रॉफिट, ज़्यादा जो लाभ था वो कमाने के लिए। सारा का सारा जो ब्रिटिश का जो पॉलिसी जो यहाँ लैंड रेवेन्यू के टर्म में आया है, वो खुद का कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए। यहाँ के कृषकों के हित के बारे में उनको कभी भी चिंता नहीं थी। यहाँ के कृषकों के साथ कोई भी जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो कंपनी का जो प्रॉफिट था, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू वसूल के, वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे। अब एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो सबसे पहले कहाँ लाई गई थी, तो बारामहल एक जिला है, इसका नाम पूछा गया है। तो बारामहल जिला जो तमिलनाडु में है उसमें लाया गया है, इन दी बारामहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारामहल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लाई गई थी। बाद में चल के इसको एक्सटेंड किया गया अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्र थे उसमें भी इसको लागू किया गया। बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसकी ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि ईस्ट बंगाल जो कि वर्तमान बांग्लादेश का जो क्षेत्र है उसमें इसको लागू किया गया, और साथ ही साथ असम के क्षेत्रों में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीटी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके तहत क्या हुआ कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा था कि एक बिचौलिए के साथ समझौता किया गया था, कृषक और अंग्रेज ये दोनों दो छोर थे, लेकिन उन दोनों छोर के बीच में क्या होता है कि जमींदार जो एक एजेंट के रूप में काम करते हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देने का। लेकिन रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, उसमें सबसे बड़ा चेंज यही आया कि जो कृषक होते थे उनके साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया। अंग्रेजों ने डायरेक्ट कांटेक्ट उनके साथ ही किया। कल्टीवेटर जो कि कृषक थे उनको लैंड का ऑनर मान लिया गया। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार लैंड के मालिक थे, लैंड के ओनर थे, लेकिन रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या होता है कि ओनर ऑफ लैंड जो कल्टीवेटर रहते हैं, जो पीजेंट रहते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको बना दिया जाता है, और उनसे ही डायरेक्ट जो है वो ऋण का वसूली किया जा सकता है। ओनर ऑफ लैंड बन गया, बदले में ये क्या करते थे, पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये लैंड रेवेन्यू का पेमेंट करते थे। इसमें कोई भी एजेंट नहीं थे कंपनी और कृषक के बीच में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें दोनों में डिफरेंस ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त दोनों में क्या अंतर था, और इसमें स्टेटमेंट दे दिया जाता है दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना है। अब आगे देखते हैं इसका क्या असर हुआ। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसके तहत क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला तो था कि ये कंपनी का जो इनकम था उसको बढ़ा दिया, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन इसने कंपनी के इनकम को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें जो लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्शन जो था होता था वो काफ़ी टफ माना जाता था, बहुत ही हार्शली किया जाता था। तो इसके तहत क्या होता है कि कंपनी का जो इनकम था वो बढ़ गया, क्योंकि कठोर तरीके से इस पर कार्रवाई की जाती थी। दूसरा क्या होता है, इट इम्पोज्ड मोर स्ट्रेस ऑन द पीजेंट्स, जो पीजेंट जो किसान जो थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ डाल दिया गया। क्यों बोझ डाल दिया गया, क्योंकि इसमें भी जो सर्वे किया गया था वो कोई साइंटिफिक तरीके से नहीं किया गया था। कोई एक क्षेत्र में सर्वे कर लिया गया था और उसी के तहत पूरे क्षेत्र को इन जनरल बना दिया गया था, और इसमें भी परमानेंट सेटलमेंट वाली ही जो कमियां थी वो उजागर हो गई, और इलॉजिकल तरीके से जो रेवेन्यू का फिक्सेशन था वो कर दिया गया था। उनकी जितनी मर्जी होती थी उस तरीके से कर दिया जाता था, और ये काफ़ी हाई था। ये पूछा जाता है कि किस में सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू रखा गया था, तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट में। इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई जो था अमाउंट वो फिक्स किया गया था, और साथ ही साथ जो वसूलने का जो तरीका था वो भी काफ़ी कठिन था इसमें। इसके तहत कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत हुई। इस तरीके से क्या हुआ, ये पॉलिसी भी फेल कर गई, और फेल यहाँ के पीजेंट्स की जो कंडीशन थी इसको उसने और बदतर बना दिया, उसने कोई ज़्यादा इससे प्रभाव नहीं पड़ा। अब एक और आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे परमानेंट सेटलमेंट के तहत 19% जो ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था वो प्रभावित था। तो ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया का कितना प्रतिशत क्षेत्र रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रभावित था, तो 51%, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम
इसमें क्या होता है कि जो रेवेन्यू का जो रेट था वो भी मैक्सिमम था, जो एरिया अंडर जो इफेक्ट था वो भी मैक्सिमम था, और वसूलने का तरीका भी सबसे कड़ा इसी में था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से याद रखने, ये 51% कई एग्जाम में पूछा गया। अब आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है वो है माहलवाड़ी सेटलमेंट। जो माहलवाड़ी व्यवस्था थी उसको कैसे लागू किया गया। तो माहलवाड़ी व्यवस्था जो थी वो जमींदारी व्यवस्था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट थी, उसी का एक मॉडिफाइड रूप थी। उसी के तहत इसमें भी बीच में एक एजेंट को रखा गया था, कृषक और कंपनी के बीच में, जो किसान थे और कंपनी के जो ऑफिशियल थे उनके बीच में एक एजेंट के रूप में जमींदार रखा गया। लेकिन इसमें किस तरीके से जमींदार रखा गया था इसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि किन क्षेत्रों में लागू किया गया, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंगैटिक वैली का क्षेत्र, जो कि गंगा घाटी का क्षेत्र है, यानी कि गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का रीजन सबसे प्रमुख माना जाता है, उसमें इस व्यवस्था को लागू किया गया, माहलवाड़ी व्यवस्था को। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट किसका, तो सेंट्रल इंडिया का, यानी कि जो मध्य भारत जो था, मध्य प्रांत जो था, उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी कि मध्य प्रदेश या फिर यूपी का जो नीचे वाला भाग था, बुंदेलखंड बागेरखंड वगैरह का जो क्षेत्र था, उसमें इस व्यवस्था को लागू किया गया। और साथ ही साथ कुछ एक बदलाव के साथ पंजाब में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माहलवाड़ी व्यवस्था के तहत किन क्षेत्रों को शामिल किया गया, तो गंगैटिक वैली, सेंट्रल इंडिया और पंजाब, इसको मोटे तौर पर आप याद रख सकते हैं। अब क्या होता है कि इसमें रिवाइज्ड सिस्टम लाया गया डिटेल्ड सर्वे के साथ, और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो था उसको भी सही तरीके से आरोपित किया गया इसमें, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। ऐसा रियल में हुआ या नहीं ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि इसमें हम लोगों ने काफ़ी साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया है, और जो लैंड रेवेन्यू जो फिक्स किया गया है वो उस असेसमेंट के बाद ही किया गया है। तो एक अच्छे तरीके से इसमें सब चीज़ को फिक्स किया गया। अब इसमें क्या होता है माहलवाड़ी सिस्टम में कि जो सेटलमेंट जो था, जो कॉन्ट्रैक्ट था लैंड रेवेन्यू का, वो किसके साथ किया जाता था, तो पूरे के पूरे महाल के साथ। पूरे के पूरे महाल को एक यूनिट के रूप में मान किया जाता था और उनके साथ सेटलमेंट किया जाता। महाल क्या थे, जैसे ये महालवाड़ी है, ये दो वर्ड से बना महाल और वाड़ी, जिसमें कि महाल जो होता है इसका मतलब होता है विलेज, यानी कि जो पूरा गांव हो गया या कस्बा हो गया या टोला हो गया, तो उस पूरे क्षेत्र को एक यूनिट मान लिया जाता था और उसको महाल कहा जाता था। और चूंकि इस व्यवस्था के तहत बूढ़ा जस्सो वसूला जाता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तो इसको हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें पूरे महाल के साथ एक तरीके से सेटलमेंट कर दिया जाता था, कोई व्यक्तिगत किसी किसान के साथ इसमें सेटलमेंट नहीं किया जा सकता था। एक प्रतिनिधि जो इसमें सबसे जो सशक्त होते थे जमींदार, उनको चुन लिया जाता था और वो ही पूरे गांव से वसूलते थे। और अगर पूरे गांव के व्यक्ति उस चीज़ को नहीं दे पाते हैं तो वो जो महाल जो थे, जो कि उस व्यक्ति जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव बनते थे वो ही देते थे, और वो सारा चीज़ मिलके कंट्रीब्यूट करते थे। अब आगे देखते हैं इसका क्या असर होता है माहलवाड़ी व्यवस्था का। माहलवाड़ी व्यवस्था का असर हम लोग देखते हैं। इस सिस्टम के साथ क्या होता है कि अगर कोई फार्मर जो है वो रेवेन्यू देने से मना कर देता है या फिर रेवेन्यू देने में अपने आप को सक्षम नहीं बताता है, तो उसके तहत क्या होता है, जो बाकी के जो गांव वाले बचते हैं, अगर मान लें कि जैसे कि 5 व्यक्ति मिलके पूरे गांव में रेवेन्यू दिया करते थे, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया या अपने आप को असक्षम बता दिया, तो बाकी के जो 4 व्यक्ति होंगे, इंक्लूडिंग वो रिप्रेजेंटेटिव जो कि अंग्रेजों को ये रेवेन्यू पहुंचाते थे, वो भी क्या होता है इसमें शामिल होंगे। तो बाकी के जो 4 लोग होंगे उनके ऊपर इसके हिस्से का बोझ आ जाएगा। तो परमानेंट सेटलमेंट और इसमें यही अंतर था। दोनों के बीच जमींदारी व्यवस्था ही कहा जाता था, दोनों में बीच में एजेंट के रूप में वर्क कर रहे थे। लेकिन इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपने जमींदारी के एवज में अपने जो लैंड रेवेन्यू है उसको नहीं चुका पाता है तो बाकी लोगों पे उसका बोझ आ जाता है। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि एट एनी कॉस्ट जमींदार को वो चीज़ पूरा करना था, उसमें बाकी लोगों पे बोझ नहीं आता था। और साथ ही साथ क्या होता है, जो अगर ये व्यक्ति अगर नहीं चुका पा रहा है तो इसका जो लैंड था वो बाकी लोगों के पास चला जाता था। और उसमें स्पेशली सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता था, जो एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो जमींदार जो थे वो इस चीज़ को रखते थे, वो अपना इस क्षेत्र के ज़मीन को कब्जा कर लेते थे।
और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। रिच फार्मर्स जो कि रिप्रेजेंटेटिव बनते थे, जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिए, और जो स्मॉल फार्मर्स थे जो कि अपना लैंड रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे, नहीं दे पाते थे, उनके लैंड को, स्मॉल फार्मर्स के लैंड को वो लोग खरीद लेते थे और धीरे धीरे वो क्या, वो बहुत बड़े जमींदार बन जाते हैं। तो जो एक समृद्ध किसान थे वो छोटे किसानों की जमीन को खरीद खरीद के एक बहुत बड़े जमींदार बन गए। ये इस व्यवस्था का एक तरीके से क्या हम कह सकते हैं कि निगेटिव पॉइंट हुआ, निगेटिव इफेक्ट हुआ। अब तीसरा पॉइंट हमेशा की तरह वही सेम हुआ कि जो सर्वे जो था वो एक तरीके से फिर से इम्परफेक्ट साबित हो गया, क्योंकि लैंड रेवेन्यू का जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, इतना हाई था कि जो पीजेंट थे वो इसको देने में असक्षम हो गए, और उसका जो इफेक्ट जो था उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा। लोग आत्महत्या करने लगे। लगभग 40% जो छोटे छोटे जो किसान थे उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया गया, और जो बड़े किसान थे उनके पास चले गए और बड़े किसान जमींदार बन गए। तो इसका जो छोटे जो पीजेंट्स थे उनके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 व्यवस्था को देखा। कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट के तहत 19% भाग में, मालवाड़ी व्यवस्था के तहत 30%, मालवाड़ी व्यवस्था के तहत 30%, और क्या होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत 51% लैंड जो था, 51% जो एरिया जो था ब्रिटिश एरिया का, ब्रिटिश इंडिया के समय का, वो अपने अपने समय के लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज से इफेक्टेड था। और ये पूछा जाता है, 19% याद रखना है, 51% याद रखना है और 30% याद रखना है मालवाड़ी व्यवस्था के तहत। तो एक तरीके से हम अपना जो कंक्लूडिंग पॉइंट कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उससे क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो लैंड थे, मैक्सिमम जो ज़मीन थी, वो कुछ जो रिच फार्मर्स थे उनके पास चली गई, और जो ज़्यादातर जो, और वो ज़मींदार बन गए। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो किसान थे, जो छोटे या मध्यम वर्गीय जो किसान थे, वो या तो लैंडलेस बन जाते हैं, वो या तो लैंडलेस बन जाते हैं या फिर टीनेंट यानी कि सीमांत किसान बन जाते हैं, भूमिहीन बन जाते हैं। तो याद रखने वाली बात यही है कि इसके तहत क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो लैंड था वो रिच फार्मर्स के पास चला गया, वो ज़मींदार बन गए, और जो छोटे किसान जो थे या मध्यम किसान थे वो लैंडलेस या सीमांत किसान बन गए। तो ये एक तरीके से जो ब्रिटिश अगर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ को हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा भारत के हक में नहीं रहा। इसको उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ों ने ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्षेत्रों में उन्होंने भू राजस्व वसूला और अब कंपनी को इसका सिर्फ फ़ायदा पहुंचाया। बाकी यहाँ के जो किसान थे, यहाँ की जो खेती की व्यवस्था थी, उसको इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म करके रख दिया। पूरी व्यवस्था जो यहाँ थी वो चरमरा गई। तो इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो आज का ये हमारा लास्ट पॉइंट था। थैंक यू।